जो दीगर लेजिस्लेशन को भी देखती हैं वो फौरन बैठेंगी और इस पर सैर हासिल बहस होगी, जिसमें तमाम अरकान जो इसके रुकन हैं या अगर किसी और को इंटरेस्ट होगा तो वो भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें जमा करा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज इट्स अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने इसको एक, मैं समझती हूँ, ओपननेस जो आपने इसमें शो की है पार्लियामेंट्री फोरम्स को एंगेज करने की, वो काबिले तहसीन है। सर, इसके बाद सेनेट के अंदर भी ये आ गया, ले हुआ, ये मीटिंग्स हुई और मैं जानती हूँ हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स जो इस कमेटी का हिस्सा थे नेशनल असेंबली से या सेनेट से, उन्होंने long hours, these were marathon meetings, these meetings went on for many hours, रात को ये फारिग होते थे और यकीनन बड़ा एग्जॉस्टिव ये पूरा प्रोसेस था। इसमें बैक एंड फोर्थ भी हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लीडरशिप से भी बात करनी थी, कोई मेंबर कोई राय देता था, कोई जमात कोई राय देती थी, तो ये एक प्रोसेस था जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही फॉलो होता है। हमारे कुछ साथियों को अनडेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में भी काम करने की आदत है। मुझे याद है कि मरहूम जनरल मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी जो हैं वो उस तरफ बैठे हैं, उनके रेफरेंडम में जो पोलिंग एजेंट से लेकर वोटर हो या कैंपेन चलाना हो वो इनके जिम्मे था। तो मैं समझ सकती हूँ कि जमहूरी प्रोसेसेस को ये नहीं समझते, जमहूरी प्रोसेसेस इनके सर से गुजर जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जब ये यहाँ इनको जब हुकूमत दे दी गई थी, बिठा दिया गया था और जब इनका स्पीकर यहाँ बैठा था, जिनका मैं बहुत ज़ाती तौर पे एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर मेरे उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो दर्जनों बिल्स लाते थे और हर बिल जो था उसे पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ कहा जाता था पढ़ा हुआ समझा जाए। अब पढ़ा हुआ समझा जाए, अगर आप पार्लियामेंट को इस तरह के रूलिंग्स देते हैं तो ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक गिराने की बात है। लेकिन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक उस दौर में बहुत ज़्यादा गिराया गया, जिस पर मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया। मैं आज भी उनका एहतराम करते हुए उनकी उस रवैये और कॉन्डक्ट पे एतराज़ ज़रूर करती हूँ। और आज सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगेन आई वुड से इट्स अ पैकेज, मेनी आर्टिकल्स जो हैं इसमें मेंशन्ड हैं, डिफरेंट नौयत के आर्टिकल्स हैं और मुझे इस बात का पर फख्र है कि इस पैकेज की फाइनल शक्ल तो खैर फाइन ट्यूनिंग के बाद आई है, लेकिन इसके जो खदो खाल हैं वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हुए हैं। सो आई एम अवेयर, एटलीस्ट आई कैन से दैट, आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स सिटिंग हियर फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज कैन क्लेम दैट, बट आई कैन tell you that as a member of that executive committee, my leadership took me into confidence as soon as the government took them into confidence about this proposed constitutional amendment draft. सर, सेनेट से पास होने के बाद यहाँ पर पैसेज के लिए एक चीज़ आई है जिस पर हमें बात ज़रूर करनी है। इसमें कुछ चीज़ें किसी को एतराज़ हो सकता है, कोई हिमायत कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस सोच के साथ करें कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आईन का मामला है। मुझे खुशी हुई कि आज बताया गया कि पाकिस्तान के इस आइन में प्रीएम्बल में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है। हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें, आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा। तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें। आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है, तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए, आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं। कल जो मौसूफ यहाँ ये बातें फरमा रहे थे, अगेन मैं उनका जाती एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर उन्होंने वो कुर्सी अपने
डेप्यूटी स्पीकर को देकर इस असेंबली को 3 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व करवाया। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाबदेह हैं ना सिर्फ कानून के आगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के वोटर्स के वोट से वो असेंबली बनी थी जिसको आपने सरहन गैर कानूनी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपने डिसॉल्व किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में इस असेंबली को जिस तरीके से चलाया वो बातें दूर नहीं है। हम यहीं बैठे थे, हम उस तरफ थे, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी उस दौर के एक बजट सेशन का मैं हवाला दूंगी, जब इस साइड पर बैठी हुई वो जमात हुकूमत के अंदर बजट की किताबें ऑपोजिशन पर फेंक रही थी। मेरे पास सर अल्फाज नहीं थे। इट वॉज अ स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर इन, कि यहां से मतलब वो पहला बजट था जिस पर गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया। यानी कि वो शायद अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस शख्स को ये फॉलो करते हैं उसकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट से ये सब वाकिफ हैं। दे ऑल नो कि वो शख्स कैबिनेट मीटिंग्स कैसे चलाता था, अब्रप्टली उठ जाता था कैबिनेट मीटिंग के साथ, कंक्लूड नहीं करता था, लोगों को हाथ नहीं देता था, सरिया में सब दे नो। जो इज्जतदार आदमी है वो कसम खा के मुझे कहे कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, देखिए इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान के हाथ में होती तो ना किसी की पगड़ी रहती, ना किसी की चादर रहती, ना किसी का दुपट्टा रहता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। तो लेकिन जो गुरूर और तकब्बुर नाउज़ बिल्लाह हमने उस जमाने में देखा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हम इस दौर में देखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आप हमें बता रहे हैं फौज के एहतराम की बात। सर, फौज इस स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 93,000 सोल्जर्स दुश्मन की जेलों से आजाद कराए थे। आज भी पाकिस्तान उस एहसान को नहीं भूला। आज भी वो 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सहरा जाता है। जो हमें कल बांग्लादेश की यहाँ बातें की जा रही थी, शुक्र अदा करें कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कई बातों को उस जमाने में सामने नहीं आने दिया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। उनको तो 2 टुकड़े मुल्क मिला था, उन्होंने तो इस मुल्क टूटे फूटे पाकिस्तान का उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये तोहमतें जो कल लगा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी कि तारीख पढ़ें, लेकिन मस्त शुदा तारीख ना पढ़ें, सही तारीख पढ़ें, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें खुदारा। क्योंकि आप जो आज सीखेंगे, अगर आपने वो न्यूट्रलिटी में नहीं सीखा तो आप कल आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे। अगर आपने प्री कंसीव्ड तरीके से कोई बात पढ़ी या एक टॉक्सिक तरीके से बात को समझने की कोशिश की, तो यू विल ऑलवेज मिसगाइड द जनरेशंस अहेड ऑफ अस। सो सर, आप कल ही इस ऐवान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से एक रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स लाए, जिसे इस हाउस ने यूनानिमसली अप्रूव किया। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक दिस ऑगस्ट हाउस। हम सब जानते हैं उस शहीद का स्ट्रगल। जब आपको तारीफ करवानी है तो आप भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं, और फिर यहाँ बैठकर जब पीपल्स पार्टी पे हमला करना है तो उसी शहीद के ऊपर आप तनकीद करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। अगर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो वो हम सब के लिए किया। हर जमात को उसका इदराक है और होना चाहिए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम है, तो उसका सेहरा पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो इज्जत पूरे पाकिस्तान को मिली है। She has been a global leader and she is recognized across the world. तो जब दुनिया शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है और आप बतौर पाकिस्तानी, आई वुड से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं समझ पाते इन चीजों को। लीडर्स जो आइकॉनिक होते हैं उन्हें पूरी दुनिया में हर मुल्क सेलिब्रेट करता है।
एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज हम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन फॉर द रेकॉर्ड आई वांट टू आल्सो से दैट पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, और ये इसका सेहरा सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना रखें कि हम पॉलिटिकल डायलॉग कर सकें। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राय का इजहार करें, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी बात ना कहें, आप करें, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इतना काम रखें कि कल को हम मुल्क के लिए फैसले जो होते हैं उसमें बैठ के बात कर सके। मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, आपने कुछ मेरा जाती तौर पे नहीं बिगाड़ा, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे जो लीडरशिप के लिए होंगी, मुल्क के खिलाफ होंगी, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होंगी, बतौर पाकिस्तानी I will want the floor to respond to you all. And sir, responsive जवाब दूंगी। इम्यूनिटी की बात आई है सर, इम्यूनिटी की यहाँ पे बड़ी बात हो रही है, आप उठाएं जरा, बहुत यहाँ पे सर बाजरत के साथ सिर्फ जिन्होंने काला कोट पहना होता है उनके पास नॉलेज नहीं होती है, आम पाकिस्तानियों के पास भी नॉलेज है। और मैं ये बताऊं कि खुदारा कुछ रिसर्च करके आया करें, देखें किन ममालिक में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। बल्कि 2020 के भी रशिया के मैं कवानीन देख रही थी, उधर तो उनकी फैमिलीज को भी इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिमिनल एंड अदर केसेस। और इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है सर, आइन के अंदर जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो ओहदा एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो ओहदा डिसीजंस नहीं बनाता, वो ओहदा पॉलिसीज नहीं बनाता। अगेन ये ओहदा आज जिस शक्ल में है उसका सेहरा भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि अगर वो 17वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से एक वही डिक्टेटर जिसको आपने रेफरेंडम में जिताया, वही डिक्टेटर जिसके आपने नारे लगाए, वही डिक्टेटर जिसने पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात जो है वो कब्जे में कर लिए, उससे छुड़वाए वो सारे इख्तियारात, और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सारी पावर्स पार्लियामेंट को वापस दी। अगर आप ही के पसंदीदा उस शख्स के लॉज आज नाफिज होते तो पार्लियामेंट में आप और हम ये बात नहीं कर रहे होते, कभी हमारे पास ये राइट नहीं होता। सो दिस सर, आई वांट टू फिनिश सर, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट्स को दीगर ममालिक में भी है। आई टेक ऑफेंस टू दिस जुमला कि आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कहा गया विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बार एक बाकू तरमीम। सो व्हाट इज दिस? अजरबैजान हमारे एक फ्रेंडली कंट्री है, आपने चाइना के साथ ताल्लुकात खराब किए 2014 में, आपने पूरी कोशिश की कि इस मुल्क में जो भी प्रीमियर आए, जो भी हाई पावर डेलीगेशन आए उसका रास्ता रोको, फिर आपने मलेशिया के साथ भी इस तरह के हरकत किए। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।